यस। तो बच्चों हम लोगों ने कल पॉलीमर से स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें कुछ क्लासिफिकेशंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो क्लासिफिकेशंस के अंदर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस थे, जिसमें पहला क्लासिफिकेशन था सोर्स के बेस पे, ठीक है। इसमें हम लोगों ने बच्चों बात करी थी ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन के बेस पे हमारा जो क्लासिफिकेशन था, कौन कौन सा क्लासिफिकेशन था, जिसमें हमने बात करी नेचुरल पॉलीमर्स के बारे में, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक, ठीक है। तो नेचुरल पॉलीमर से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है, मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस सिर्फ एग्जांपल दे रखे थे और उन पॉलीमर्स के मोनोमर्स पूछे गए थे, ठीक है। तो जिसमें एक आता है सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज। तो सेलुलोज जो है ना वो एक्चुअली आपका पॉलीमर है। इसका मोनोमर यूनिट क्या होगा, मतलब मोनोमर का जिसे मिलके बना होगा। तो मोनोमर यूनिट बच्चों इंपॉर्टेंट है, वो इसकी होती है बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज, है ना, ये आपको ध्यान रखने पड़ेगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, इट इज डी। नेक्स्ट बच्चों आता है स्टार्च। हम लोग बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जाम्पल पे, नेचुरल पॉलीमर्स। सेकेंड आता है इसमें स्टार्च। तो स्टार्च का आपका, स्टार्च इज एक्चुअली पॉलीमर, बट इसका मोनोमर यूनिट क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका एल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, एल्फा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट इज थर्ड। थर्ड बच्चों आता है यहाँ पे प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन भी आपका यहाँ पे नेचुरल पॉलीमर्स है। इसका जो मोनोमर्स यूनिट होता है दैट इज अमीनो एसिड, बिकॉज अमीनो एसिड कॉम्बिनेशन से ही बनता है। तो ये होता है बेटा एल्फा एल अमीनो एसिड्स, ठीक है। ये इधर में जो लिख रहा हूँ ये सारे के सारे बच्चों आपके मोनोमर्स यूनिट, ठीक है, मोनोमर्स, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर कि अगर मैं मोनोमर्स यूनिट बच्चों दे रखा है अल्फा डी ग्लूकोज, तो आपको टिक करना होगा कौन से नेचुरल पॉलीमर्स को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो आंसर होगा आपका स्टार्च। बीटा डी ग्लूकोज है, ये आपके जो अल्फा बीटा ये डी एल ये सारे का सारे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ये कंपाउंड किस तरीके से बनाए जाएंगे, ये बच्चों आपके जब मैं बात करूंगा बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अभी सिर्फ इनका नाम आपको अच्छे से मेमोराइज करना है और ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो सेलुलोज है, स्टार्च है, प्रोटीन्स है, तीनों क्लियर हो गया। एक बच्चा और आता है न्यूक्लिक एसिड, है ना, फोर्थ वन इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड इज एक्चुअली ए पॉलीमर। इसका मोनोमर यूनिट बच्चों होता है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, स्पेलिंग इज इंपॉर्टेंट, NuCle, ठीक है, न्यूक्लियो और TIDE, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये आपका यहाँ पे होता है मोनोमर यूनिट, मोनोमर यूनिट। और न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये आपका पॉलीमर है, ठीक है। हम पहले बात करें नेचुरल पॉलीमर्स, है ना, इसमें क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ, एक और इसमें आता है जिसमें हम रबर के बारे में इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ठीक है। तो जो नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर, ठीक है, तो नेचुरल रबर इज एक्चुअली पॉलीमर। उसका जो मोनोमर यूनिट होता है दैट इज आइसोप्रीन, है ना, आइसोप्रीन। एक न्यूप्रीन भी आएगा यहाँ पे, आपको ध्यान रखना आइसोप्रीन, PRENE, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का अगर मैं यहाँ पे इसका नेम बताऊं, जनरल आयोपेक नेम क्या होगा, तो ये आपका यहाँ पे होता है जिसमें हम बात करते हैं कि टोटल आपके जो कार्बन होंगे वो आपके 4 डिफाइन किए जाएंगे, ठीक है। 1,3 पे आपकी डाइईन होगी और 1 पे आपका 2 पे आपका मिथाइल, तो 2 मिथाइल, ठीक है। और 4 कार्बन की बात करेंगे तो आपका ब्यूट वाला सेक्शन जनरेट होगा, देन आपका 1,3 डाइईन, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि ये जो मोनोमर्स यूनिट हैं इनके नाम आपको ध्यान रखने एज इट इज पूछे जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड का कौन सा है, न्यूक्लियोटाइड, ना, रिवाइज करो। नेचुरल पॉलीमर्स की बात करते हैं, नेचुरल रबर की बात करते हैं तो आइसोप्रीन, ठीक है।
सेलुलोज की बात करते हैं तो बीटा डी ग्लूकोज, स्टार्च की बात करते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज, प्रोटीन्स की बात करते हैं तो अल्फा एल अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको आपको ध्यान रखना। क्लियर है सभी को? यस। इसके बाद बच्चों मैंने नेचुरल पॉलीमर्स के बाद डिस्कस किया था मैंने सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में था कि कुछ पार्ट आपका मैन मेड होगा, कुछ पार्ट आपका मतलब सीधा है कि जो नेचुरल प्रेजेंट है, जो भी नेचुरल कंपाउंड प्रेजेंट है, रॉ मटेरियल्स, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए, कुछ मॉडिफिकेशन के कुछ नया कंपाउंड बनेगा। जो मॉडिफिकेशन करना है वो नेचुरल पॉलीमर के साथ करना है। ठीक है, तो वहां से बनेगा आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इससे एग्जांपल मैंने कल आपको बेटा रेयन, रेयन एक एग्जांपल है। ये एग्जांपल मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ एक बार सेमी सिंथेटिक के। इसमें बेटा सेलुलोज एसीटेट है ना, तो सेलुलोज जो पार्ट है वो तो आपका नेचुरल है, बट इसमें जो एसीटेट पार्ट ऐड कर दिया गया है ये आपका सिंथेटिक है। ठीक है, मैन मेड। तो सेलुलोज एसीटेट का जो कॉमन नेम इसको रेयन बोलते हैं, RAYEON। ठीक है, यस। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल आता है सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रेट। ठीक है, सेलुलोज नाइट्रेट। इसके लिए जो कॉमन बेटा होता है जिसको बोलते हैं हम गम कॉटन। ठीक है, गन कॉटन, COTTON। ठीक है, दिस इज C एक्चुअली। ठीक है, गम कॉटन। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है आपके सेलुलोज नाइट्रेट का, है ना। तो रेयन हो गया, गन आपका कॉटन हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें एक एग्जांपल और आता है अच्छा, जिसको बोलते हैं बल्कनाइज्ड रबर। ठीक है, बल्कनाइज्ड रबर। बल्कनाइज्ड रबर भी इसी एग्जांपल है। बल्कनाइज एक्चुअली बल्कनाइज्ड रबर होता क्या है ना, इसके बारे में मैं जरूर आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जो आपकी नेचुरल रबर है, ध्यान दो, जो आपकी नेचुरल रबर है ना, उसके पास इलास्टिसिटी नेचर बहुत ज्यादा होता है। मैं अगर सिंपल सा वर्ड यूज करूं तो नेचुरल रबर की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है। इसकी वजह होती है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, और सेकंड बेटा, यहाँ पे लो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ही सीधा है कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू है लेयर्स के बीच में वो बहुत कम है। तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से ये इजीली ब्रेकेबल होती है। ठीक है, स्टेबल नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पे कोई क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट नहीं होती है। तो इस नेचुरल रबर को किसी भी तरीके से मैं इसकी जो प्रॉपर्टीज है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसको मुझे कन्वर्ट करना है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के अंदर। जैसे आप देखते हो गाड़ियों के जो टायर हैं, ट्रक्स के जो टायर्स होते हैं, आप देखो कितना लोड उसके ऊपर जाता है ट्रक्स के ऊपर। ठीक है, कितना लोड वो कैरी करते हैं। तो अगर जो टायर है, अगर वो टायर ऑब्वियसली रबर का ही है, ठीक है, लोग तो बन नहीं सकते हैं कि स्टील के टायर बना दो। ठीक है, हाँ, तो जो रबर के जो टायर्स वहां पे देख रहे हैं, तो उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है अगर लो होगी बच्चों, तो आपको पता है कि ट्रक इतना जो वजन है, वेट है, वो कैरी कर ही नहीं सकता है। तो हाई वेट, इतना ज्यादा वेट कैरी करने के लिए उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली हाई होनी चाहिए। ठीक है, और हाई होने के लिए यहाँ पे बच्चों हम फॉलो करते हैं सल्फर। ठीक है, अराउंड 3%, 3%, 3 to 5% बहुत जगह लिखा होता है। ठीक है, 3 to 5%, 3 to 5% सल्फर का जो प्रेजेंस है, जो सल्फर का कॉन्सेंट्रेशन है वो इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, और टेम्परेचर जो यहाँ पे होता है दैट इज अराउंड 373 केल्विन से 415 केल्विन। इस टेम्परेचर पे हम लोग क्या करते हैं, सल्फर को लिंक्ड अप करते हैं, सल्फर को ऐसे बोल दो, सल्फर का रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं नेचुरल रबर। नेचुरल रबर तो आपको मैं बता ही चुका हूँ अभी। तो नेचुरल रबर के साथ, बिकॉज नेचुरल रबर के साथ हम सल्फर रिएक्शंस परफॉर्म कराते हैं, तो सल्फर के साथ बच्चा कनेक्टिविटी डेवलप करता है। तो एक नया बॉन्ड जनरेट होता है लेयर्स के बीच में, सल्फर सल्फर बॉन्ड, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको जो मिलता है दैट इज द बल्कनाइज्ड रबर। उस बल्कनाइज्ड रबर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में आपको सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार कैसे हुआ होगा। ध्यान दो, पहले बताता हूँ नेचुरल रबर है क्या। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्कस किया था। देखो, तो नेचुरल बेटा कुछ इस तरीके से, ध्यान दो, CH2 कार्बन, CH3 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड CH2, नेक्स्ट यूनिट
कार्बन CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH2। ठीक है, ये वे फर्स्ट लेयर है। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ से, दिस इज एक्चुअली फर्स्ट लेयर। कहाँ से बेटा स्टार्ट होगा, देखो यहाँ से, ये आपकी फर्स्ट लेयर है, यहाँ से आपकी ये सेकेंड, दोनों को मैंने ऐड कर दिया है, टू मॉलिक्यूल्स को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ये फर्स्ट लेयर लीनियरली अरेंजमेंट हो गया। सेकेंड लेयर बनाते हैं, ये फर्स्ट लेयर है, यहाँ पे सेकेंड लेयर बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिया मैंने CH2, सेम होगा एज इट इज, CH3 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2, कार्बन यहाँ पे CH3 एंड डबल बॉन्ड 1 2 3 4 यस CH एंड आपका CH2। ठीक है, ये आपके नेचुरल रबर है जिसके आपकी दो लेयर्स हैं। ठीक है, एक लेयर आप देख सकते हो यहाँ से, ये दो कंपोनेंट आपके ऐड किए गए हैं, तो एक लेयर देखो ऊपर की दिख रही लीनियरली, नेक्स्ट आपकी सेकंड लेयर है। तो इन लेयर्स के बीच जो होता क्या है वो समझने वाली बात है। जो पाइलेक्ट्रॉन्स है ना, आपको पता है सल्फर, सल्फर कहाँ से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है, ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है ना सल्फर। तो सल्फर जो बिलोंग करता है वो किस पीरियड से बिलोंग करता है, सल्फर बेटा जो बिलोंग करता है वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक है, और थर्ड पीरियड से बिलोंग करने का मतलब समझ में आना चाहिए कि इसके पास होते हैं वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से ये बच्चों क्या करता है सल्फर, इसलिए सल्फर SF6 जैसे मतलब एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट टूल को आपको एक्सटेंड कर जाता है, जैसे SF6 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स 12, ऑक्टेट टूल को भी ऊपर क्रॉस कर जाता है और ये कंपाउंड स्टेबल होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, अच्छा अब इधर आ जाओ। तो जो सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो बच्चों को क्या करते हैं, पाइलेक्ट्रॉन्स जो दिख रहे हैं ना आपको, पाइलेक्ट्रॉन्स उनको विड्रॉ करते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होगा, सल्फर देन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सल्फर, ये पाइलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेगा। तो पाइलेक्ट्रॉन्स यहाँ से देखो, प्रोसेस को समझ लो, सिंपल सा प्रोसेस है, कोई खास रिएक्शन इसके अंदर नहीं होती है। यहाँ पे आपका इस तरीके से एक से yes. देखो यहाँ पे क्या होगा, ये पाइलेक्ट्रॉन्स आपके फिनिश हो जाएंगे, तो पाइलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ से रिलीज कर सकते हो। ये पाइलेक्ट्रॉन्स फिनिश हो गए, ये किधर बच्चों मूव किए हैं, टुवर्ड सल्फर, सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर। इसी तरीके से यहाँ भी सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, अरे क्लियर हो रहा है बच्चों। अब इससे जब कनेक्टिविटी की बात की जाएगी तो ये किससे अटैच होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन सल्फर को मैं, सल्फर के एक्चुअली जो मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी पाइलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पाइलेक्ट्रॉन्स के पास जो जो कार्बन्स हैं, उन सभी कार्बन के पास आपका ये प्रेजेंट होगा। मतलब पाइलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट था वो इन दोनों कार्बन के साथ प्रेजेंट था, यहाँ पाइलेक्ट्रॉन्स इनके साथ प्रेजेंट था, यहाँ पाइलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट था, यहाँ पाइलेक्ट्रॉन्स इधर प्रेजेंट था। तो सल्फर का जो लिंकअप होगा वो दोनों कार्बन से अटैच होगा। तो सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर, यहाँ सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर, इसको आप इससे कनेक्ट कर दो, इसको ऊपर कनेक्ट कर दो, और इधर बात करेंगे तो सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर इससे कनेक्ट होगा, सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर यहाँ कनेक्ट होगा। पूरे आपको बात समझ में आ रही है। तो ये एक लिंकेज आपको बीच में जनरेट हो रहा है। तो ये सल्फर बच्चों क्या करता है, यहाँ पे जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू को क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिसकी स्ट्रेंथ है रबर की उसको इंक्रीज करता है, उसको हार्ड बनाता है। इसकी वजह से यही जो बल्कनाइजेशन प्रोसेस है हम कहाँ बच्चों यूज करते हैं, जो आपकी गाड़ियों के टायर्स हैं उन टायर्स के अंदर हम बहुत ही क्लियर इसको यूज करते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा, जो ट्रक्स होते हैं या जो बसेस होती हैं, जो बड़ी गाड़ियां हैं, है ना, जो रोड पे चलती हैं, तो उनके टायर्स क्या होते हैं, जैसे उनको 1000 किलोमीटर जाना है, फिर 1500 जाना है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इतना लोड लेके, तो उनके जो टायर्स होते हैं नीचे की जो लेयर होती है वो रबर बोलते हैं, वो उसकी घिस जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो उसको निकालते हैं, निकालने के बाद उसके ऊपर दूसरी रबर को फिट करते हैं। ऐसा थोड़ी कि टायर्स को एक बार गाड़ी चली तो टायर को निकाल के फेंक देते हैं, नहीं, आपने देखा होगा बहुत जगह दुकानों पे। तो ठीक है, तो ये जो प्रोसेस वो लोग करते हैं वो यही करते हैं, बल्कनाइजेशन। क्या करते हैं कि भाई जो अपर लेयर उस पर एक लेयर चढ़ानी है, उस लेयर को चढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो बल्कनाइजेशन प्रोसेस को बढ़िया से यूज करते हैं। ठीक है, और इसी बल्कनाइजेशन प्रोसेस से क्या होता है, फिर से एक आपकी एक पतली सी लेयर जनरेट होती है और फिर उस ट्रक के ऊपर आपकी चढ़ा दी जाती है हीट करके। ठीक है, तो यही बल्कनाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करें। समझ में आ गया, क्लियर है, बल्कनाइजेशन इज क्लियर, इसी को हम लोग बल्कनाइजेशन बोलते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, यस। आपने देखा ना कि बहुत सारी कंपनी आती है और ये जो बल्कनाइजेशन प्रोसेस है, अगर आपने सुना होगा, एक कंपनी थी गुड ईयर करके, वो एक साइंटिस्ट का नाम, एक यहाँ पे जो बिजनेसमैन थे उनके नाम पे थी, जिनका नाम था चार्लन गुडियर। गुडियर के टायर आते थे, आजकल तो शायद आने बंद हो गए। ठीक है, गुड ईयर एक कंपनी थी, अगर सब सर्च कर लेना आप लोग,
ठीक है, गुडियर करके एक कंपनी थी, इस कंपनी के टायर्स आते थे। ये साइंटिस्ट का नाम, ये आपके साइंटिस्ट नहीं, ये आपके बिजनेसमैन एक थे, उनका नाम था चार्लिन गुडियर करके, तो उन्हीं का नाम पे पूरी कंपनी थी। तो उन्होंने बल्कनाइजेशन को पहले स्टार्ट किया था, ठीक है, ये बहुत पहले की बात है, उस पर जाने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया सभी को। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है सिंथेटिक। सिंथेटिक, कल मैंने सिर्फ थ्योरी वाला सेक्शन बताया था, आज मैं उनके एग्जांपल्स भी डिस्कस कर रहा हूँ, आपको थोड़ा और क्लियर हो रहा होगा। सिंथेटिक, तो जब सिंथेटिक की बात करें तो बेटा 100% क्या होगा, मैन मेड ना, 100% मैन मेड होगा, ठीक है। तो 100% मैन मेड का मतलब है कि जो मॉडिफिकेशन है वो आपका कंप्लीटली पूरी तरीके से होगा, ठीक है। तो वहां पे सिंथेटिक आपको जो पॉलीमर्स होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे से कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करेंगे तो कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। सिंथेटिक के बच्चों बहुत सारे हैं, जैसे हम प्लास्टिक की बात करते हैं, ठीक है, जो थर्मोसेटिंग वाला सेक्शन होता है, ठीक है, तो वो सारे के सारे आपके मैनमेड कैटेगरी में जाते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स में जाते हैं। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स के तो कुछ खास एग्जांपल अभी तक डिस्कस नहीं किए गए हैं। आपका नेचुरल पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक है ना, दो के ऊपर क्वेश्चंस आपके ज्यादा पूछे गए हैं। अब ऐसे भी हम सिंथेटिक को लेबोरेटरी में पूरी तरीके से डिजाइन करते हैं, केमिकल्स के थ्रू हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। चलो, इसका बाद मैंने क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के बेस पे मैंने बात करी थी, जरा याद करो, मैंने स्ट्रक्चर के बेस पे जो क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था उसमें पहला था आपका कौन सा, लीनियर चेन, ठीक है, लीनियर चेन। तो लीनियर चेन का एग्जाम्पल क्या था, जिससे बेटा आपका आता है पीवीसी। मैंने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल जैसे आपका हाई डेंसिटी पॉलीमर है, जैसे आपका पीवीसी है, जैसे आपका यहाँ पे एग्जाम्पल आता है पॉलीस्टर्स आते हैं, नेक्स्ट आपका नाइलॉन आता है, ठीक है। ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल है लीनियर चेन। जैसे ब्रांच चेन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ब्रांच चेन के अंदर क्या आता है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक बार देख लो आप। ब्रांच चेन की अगर हम बात करते हैं पॉलीमर्स की, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है लो डेंसिटी पॉलीमर। फिर आता है यहाँ से आपका, इसमें हम बात करते हैं ग्लाइकोजन, ठीक है, ये भी इसी के एग्जाम्पल है, ठीक है। जिसमें है, और एक और एग्जाम्पल आ सकते हैं, इसमें आपका एमाइलोपेक्टिन बोलते हैं इसको, दिस इज ए एमाइलोपेक्टिन। तो ये कुछ एग्जांपल है आपके ब्रांच चेन पॉलीमर्स के। लो डेंसिटी पॉलीमर्स ये आपका ब्रांच में आएगा, हाई डेंसिटी पॉलीमर लीनियर्स में होता है, ठीक है। और कल एग्जांपल मैंने इसका दिया था, बता समझाया भी था आपको किस तरीके से, ठीक है। ये कुछ कॉमन से एग्जांपल है तीनों, ये आपके ब्रांच चेन, एमाइलोपेक्टिन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, और आपका एलडीपी मतलब लो डेंसिटी पॉलीमर्स, क्लियर। फिर आया था बच्चों क्रॉस लिंक्ड। तो क्रॉस लिंक्ड में कौन सा एग्जांपल आए थे, बैकलाइट वगैरह आता है, ठीक है, क्रॉस लिंक्ड। तो क्रॉस लिंक्ड जो आपके पॉलीमर से, जिसके अंदर एक लेयर, जिसको हम 3D फॉर्म भी बोलते हैं जनरली, ठीक है, क्रॉस लिंक्ड को हम लोग बहुत बार 3 डायमेंशनल 3D फॉर्म भी बोलते हैं पॉलीमर्स को। इसमें से कुछ एग्जांपल आपको बताऊं, जिसमें एग्जांपल आता है बैकलाइट। तो ये बैकलाइट कैसे बनता है उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, कल जो पढ़ाया था ना थ्योरी वाला सेक्शन, उसी को एक बार मैं आपको एग्जांपल के थ्रू रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। बैकलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से, है ना, इन चैप्टर्स पे इस तरीके से कुछ चीजें आपको यहाँ पे ध्यान दे, मेमोराइज करनी पड़ेगी। जैसे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजन, ये कुछ इनके कॉमन एग्जांपल्स, ठीक है। सीधा बोला जाएगा भाई बैकलाइट दे रखा है, बताओ कौन सी कैटेगरी एग्जाम, कौन सी कैटेगरी का पॉलीमर्स है, वो पता तो आप विद इन सेकंड टिक कर लोगे, नहीं पता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। उसके बाद मैंने बात की थी बेटा कि सिंथेसिस प्रोसेस के बेस पे दो टाइप के थे। इसमें था आपका एडिशनल, जिसको मैंने चैन ग्रोथ बोला था एडिशन को, और इसके बाद था एक आपका कंडेंसेशन, ठीक है, एडिशन और कंडेंसेशन दो टाइप पे। एडिशन में कुछ एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है, एडिशन के अंदर कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं जाते, ठीक है, वो सिंपल सी रिपीटिंग यूनिट होती है, वो रिपीट हो जाती है, कोई सी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं जाते हैं। जैसे एग्जांपल आते हैं टेफ्लॉन, ब्यूना एन, ब्यूना एस, ठीक है, पहले एग्जांपल ही मैंने कहा था, ब्यूना एन, ब्यूना एस, रबर होती है, टेफ्लॉन, ठीक है, नॉन स्टिकी, पीएन पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, पी मतलब पॉली इथाइलिन, ये सारे के सारे एग्जांपल आपके होते हैं लीनियर के। कंडेंसेशन की बात करते हैं, एडिशन के, कंडेंसेशन को हम स्टेप ग्रोथ बोलते हैं। तो जहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे होते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल से जब एक्शन परफॉर्म होगी आपके मोनोमर्स के बीच में, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, मैं दिखाऊंगा आपको, HNO3 जा सकता है, HCl जा सकता है,
एल्कोहल जा सकता है, ठीक है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं मोनोमर्स यूनिट से बाहर जा रहे होंगे जब वो रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल तो बेटा आपका कौन सा, बैकलाइट इसका भी एग्जांपल है, मेलामाइन भी है, नाइलॉन भी है, टेरेलिन भी है, वो सब इसके एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। फिर मैंने बात करी थी आपके यहाँ पे कि कुछ क्लासिफिकेशन ऐसे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बॉन्डिंग के बेस पे, जिसमें था आपका इलास्टोमर्स, कल बताया था मैंने। इलास्टोमर्स एग्जांपल कौन कौन से हैं, ब्यूना एस बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी, ब्यूना एन, ब्यूना एस, नियोप्रीन, बल्कनाइज्ड रबर, सारी की सारी रबर इसी कैटेगरी में आती है। फिर सेकंड था आपका फाइबर्स, फाइबर्स के बारे में कुछ एग्जांपल से डिस्कस किए थे मैंने, ठीक है। इसमें आपका नाइलोन 66 आता है, पॉलीस्टर टेरिलीन आता है ना, पॉलीनाइट्राइल्स आपके आते हैं, इसको ओरलोन बोलते हैं, वो इसी के एग्जांपल है। इसको आता है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक को मैंने कुछ बात करी थी, तो पॉलीइथाइलिन वो भी हाई डेंसिटी वाला है, ठीक है। पीबीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, ये सब इससे एग्जांपल है। थर्मोसेटिंग के अंदर बैकलाइट है, मेलामाइन है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, ये सब एग्जांपल होते हैं आपके थर्मोसेटिंग के, जो कल भी मैंने इनकी सारी प्रॉपर्टीज और बेसिक पार्ट में डिस्कस किया, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया हो, तो कल का सेक्शन मैंने यहाँ पे किया है आपको रिवाइज।